वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12th की अभिव्यक्ति और माध्यम, हिंदी इलेक्टिव की जो अभिव्यक्ति और माध्यम है उसका चैप्टर करेंगे हम। तो देखिए, इसका नाम है कैसे करे कहानी का नाट्य रूपांतरण। तो पहले हम जैसे कि करते हैं कि जो चैप्टर है उसका नाम ही हमें समझना होता है, तो हमें आइडिया लग जाता है कि चैप्टर में क्या बताया होगा। तो देखिए, कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब होता है बदलाव करना, चेंज करना। तो कहानी को किस प्रकार से नाटक में बदलें। कहानी एक लेखक के द्वारा लिख दी जाती है, तो उसे किस प्रकार से, अगर मान लीजिए कोई कहानी है जो आपके सिलेबस में ही क्यों ना लगी हो, तो कोई भी कहानी है, अगर उसे कहा जाए कि उसका नाटक आपको करके दिखाना है, नाट्य रूप उसे देना है, तो आप कैसे देंगे। तो इसके लिए कुछ मुख्य बातें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। जैसे कि आपकी जो कहानी क्लास 11th में लगी थी, ईदगाह की कहानी, तो उसे अगर हम कहें कि उसे नाटक में परिवर्तन करो, उसका रूपांतरण करो, परिवर्तन मतलब रूपांतरण ही होता है, तो उसका रूपांतरण करो, तो किस प्रकार से करेंगे। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि नाटक और कहानी में कुछ समानताएं होती हैं और कुछ असमानताएं होती हैं। जो आपको याद होगा, मैंने सैम्पल पेपर करवाया था हिंदी का, उसमें ये प्रश्न भी आया हुआ था कि कहानी और नाटक में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। अगर वो अभी तक नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, उसी के बाद ये वीडियो देखिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। तो देखिए, कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात हमारे सामने आती है स्थान और समय के आधार पर दृश्य का रूपांतरण। यानी कि हम सभी को पता है कहानी में क्या होता है, लेखक के द्वारा कहानी लिख दी जाती है, कर दी जाती है, और उसमें जो लेखक है जहाँ तक हो सकता है बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करता हुआ चलता है, परिवेश को भी इंक्लूड करता है, चरित्र चित्रण को भी करता है। पर कहानी और नाटक का के अंदर अंतर यही है कि कहानी क्या है, पढ़ी जा सकती है। नाटक हम जब आंखों से देखते हैं तो हर चीज़ होनी चाहिए। तो जो कहानी है उसमें जो दृश्य उसके लेखक के द्वारा गढ़ दिए जाते हैं, वो डिट्टो के डिट्टो जो कॉपी होते हैं वो नाटक में नहीं लिए जा सकते हैं। नाटक में हर एक दृश्य को दिखाया जाता है। अगर कोई काम कर रहा होता है तो उसे काम करता हुआ दिखाया जाता है, बाहर से कोई आता है तो हर एक दृश्य दिखाया जाता है। तो नाटक में जो दृश्य है उसका रूपांतरण कैसे किया जाए अगर कहानी को बदल रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहली बात हमें ये याद रखनी है कि जो दृश्य है वो स्थान और समय के आधार पर बनता है। यानी कि कोई ना कोई जो घटना है वो किसी स्थान पर घटी होगी, कोई ना कोई समय जरूर होगा, तो वहाँ पर ही दृश्य होता है, दृश्य बनता है। यानी कि कोई भी काम कुछ कर रहा है या फिर कुछ भी बात दिखाई जा रही है तो वो एक एग्जैक्ट समय और एक स्थान पर होगा। कोई ना कोई स्थान लिया जाएगा, घर का स्थान, स्कूल के बारे में बताएगा तो स्कूल का स्थान लिया जाएगा, इसी प्रकार से। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। फिर हमें ये याद रखना है कि जो नाटक रचते समय जो कथानक है वो बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि कहानी के लिए भी कथानक ज़रूरी होता है। अब कथानक क्या होता है, कथानक होता है कथा वस्तु, यानी कि कहानी की जो कथा वस्तु है उसे कथानक कहा जाता है। जिस प्रकार से कहानी को आगे बढ़ाया जाता है वो कथानक ही होता है। तो जो कथा, एक तरीके से हम समझ सकते हैं जो कथानक है वो कथा को ही कहा जाता है। तो जो कथानक होता है कहानी का, तो उसे ध्यान में रखते हुए ही दृश्यों को गढ़ना चाहिए नाटक के लिए। क्योंकि अगर हम एक स्टोरी को उठा रहे हैं और उसे मंच पे प्रस्तुत करने जा रहे हैं तो वो नाटक कहलाएगा। तो नाटक में बदलने के लिए किसी भी स्टोरी को, किसी भी कहानी को ये ध्यान रखना है कि जो कथानक है वो कहीं पर गुम ना हो जाए, जो कथा वस्तु है कहानी की वो कहीं गुम ना हो जाए। कथानक के साथ ही क्या दृश्य जुड़े हुए होने चाहिए। ऐसा ना हो कि दृश्यों की आवश्यकता भी ना हो फिर भी उन दृश्यों को ऐड कर दिया जाए और जो कथा वस्तु है उसका कुछ मूल्य ही ना रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो मैं यहाँ पर आपका एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसी को आपको इसके अंदर लिखना है, पॉइंट के अंदर। ये पॉइंट है आपका। फिर इसके बाद हमें एक और बात का ध्यान रखना होता है कि जो कथानक होता है, प्रत्येक दृश्य का जो कथानक होता है उसका क्या होना चाहिए, तात्विक विकास होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब है कि जो दृश्य है उसका कैसे, किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो जो दृश्य होता है वह उसका प्रारंभ होता है, यानी कहीं ना कहीं से दृश्य शुरू होगा, फिर उसका आगे
अंत होता जाएगा, ऐसा तो नहीं है। एक दृश्य दिखाया गया है तो वो पूरे नाटक में वही दृश्य रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। कभी गांव का दृश्य होगा, कभी मेले का, जैसे ईदगाह का लें, कभी तो जो हामिद है उसकी जो अम्मा थी उसके साथ उसका दृश्य था, कभी गांव के बच्चों के साथ दृश्य था। तो दृश्य चेंज होते रहते हैं। तो कथानक के अनुसार ही क्या होना चाहिए, दृश्यों में परिवर्तन होना चाहिए। जो दृश्य होते हैं उसका कहीं ना कहीं से प्रारंभ होता है और फिर अंत होता जाता है। और जब दृश्य का अंत होता है तो वह क्या है, अगले दृश्य के साथ जुड़ता हुआ होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि एकदम से गांव का सीन दिखाया गया और एकदम से आप कहीं और पहुंच गए बिना कुछ जिक्र किए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि जब दृश्य का अंत किया जाए तो वो क्या है, अगले दृश्य के साथ संबंधित हो। तो इसका मतलब ये है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है जब कहानी को हम नाटक में परिवर्तन करें। अब अगला देखिए, विवरणात्मक टिप्पणी। विवरणात्मक टिप्पणी मतलब क्या होता है, अगर कहानी में किसी प्रकार का कोई विवरण दिया गया है और उसे हमें नाटक में चेंज करना है, परिवर्तन करना है या फिर रूपांतरण करना है, इन तीनों का मतलब एक ही है। तो विवरण देना हमें भी नाटक में उस चीज़ का, यानी कोई भी परिवेश हो, पात्र हो या फिर कथानक हो या फिर कोई परिस्थिति हो, तो उसमें किसी प्रकार का विवरण देना है तो उसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान देना होगा कि किस प्रकार से हम नाटक में विवरण दे सकते हैं, विवरणात्मक टिप्पणी कर सकते हैं। तो अगर हमें किसी परिवेश का विवरण देना है तो उसमें हम किस प्रकार से दे सकते हैं। अगर परिवेश मतलब क्या होता है, आसपास का वातावरण। अब आसपास का वातावरण आप एटमॉस्फेयर मत समझ लीजिएगा, इसका मतलब है आसपास आपकी क्या चीज़ें हैं। अगर हामिद की अगर मेले में जा रहा था वो, तो उसके आसपास का परिवेश कैसा था, आसपास का वातावरण कैसा था, अगर पूछा जाए। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे कि उसके आसपास पेड़ पौधे भी थे, जब वह जा रहा था गली भी थी, और जब वह मेले में पहुंचा तो उसके आसपास बहुत सारी शॉप थी, बहुत सारी दुकानें थी। तो ये होता है आसपास का वातावरण। अगर एक बच्चा स्कूल में बैठा हुआ है, उसके बारे में बताया जा रहा है, तो उसका परिवेश क्या होगा, टीचर होगी, बोर्ड होगा, डेस्क होंगे और बच्चे होंगे बहुत सारे, और एक क्लासरूम होगी, उसके अंदर ये सब कुछ होगा। तो ये होता है आसपास का परिवेश या फिर वातावरण। अगर परिवेश में किसी प्रकार का विवरण देना है तो वो किस प्रकार से दिया जाएगा, उसे क्या किया जा सकता है, मंच सजा के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है मंच पर, या फिर संगीत के द्वारा भी प्रस्तुत किया जाता है। कई बार क्या होता है, जो बातें कही नहीं जाती वो संगीत के द्वारा, नाटक में तो यही होता है, कभी कोई सी ध्वनि का प्रयोग कर दिया जाता है, कभी कोई ध्वनि का प्रयोग कर दिया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ ऐसी सिचुएशन हुई है नाटक को देखने के बाद। अगर आप सोचिए, बिना संगीत के अगर आप नाटक देखें तो आपको कैसा लगेगा, तो आपको सही नहीं लगेगा, क्योंकि आप जब देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम जो देखते हैं, सुनते हैं, हर चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है। संगीत का होना भी एक अलग महत्वपूर्ण विषय होता है इसके अंतर्गत। तो इस प्रकार से आप दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप, ये तो हो गया परिवेश की बात, अगर परिवेश में विवरण देना हो। अगर मानिए आपको पात्रों के बारे में कुछ विवरण देना है तो आप कैसे देंगे, तो आपको क्या है, पात्रों, जब आप देखते हैं, कभी आपने नाटक देखा हो तो आपको याद होगा कि जो पात्र होते हैं जो मंच पर प्रस्तुत होते हैं, क्योंकि नाटक जब तक अधूरा रहता है जब तक मंच पर मंचन नहीं किया जाता है। तो मंच पर जब पात्र जो होते हैं वो खड़े होते हैं और एक अलग पात्र आता है तो उसके बारे में बताना होता है, तो किस प्रकार से बताएंगे, संवादों के माध्यम से बताएंगे। तो जो संवाद होते हैं, जो डायलॉग होते हैं, उनके द्वारा ही बताया जाता है। तो इस प्रकार से विवरणात्मक टिप्पणी दी जा सकती है नाटक में। कहानी में क्या है, बस एक बात बता दी जाती है कि ये व्यक्ति आया है, या फिर इस व्यक्ति के थोड़ा चरित्र के बारे में बता दिया जाता है कि ऐसा दिखता है। तो विवरण जो होता है कहानी से नाटक में किस प्रकार से इसका बदलाव किया जाए, उसके लिए मैंने आपको बता दिया। अब देखिए संवाद का निर्धारण। अब जो संवाद यानी कि जो डायलॉग है वो किस प्रकार से हो, क्योंकि कहानी क्या है, कहानी में डायलॉग नहीं होते हैं, नाटक में ही होते हैं डायलॉग। जैसे कि आपने अंडे का छिलका पढ़ा होगा तो वो आपका एक नाटक है, आपने देखा होगा, यहाँ पर नाम लिखा जाता है, फिर डॉट डॉट लगा दिए जाते हैं और यहाँ पर उसके द्वारा बोला गया वाक्य लिखा जाता है, संवाद लिखा जाता है। तो ये होता है संवाद। तो संवाद जो होता है उसका निर्धारण कैसे किया जाए, कहानी में क्या है, अगर आपने कहानियाँ पढ़ी हैं अभी तक, कितनी सारी पढ़ी होंगी आपने, जैसे कि आपने कभी
कोई भी कहानी उठा लीजिए अपने सिलेबस की, वो पढ़िए तो उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक लेखक बताता रहता है। उसमें दो व्यक्ति आपस में बात करते हुए नहीं दिखाए जाते हैं। तो ये जो संवाद है ये तो बहुत इम्पोर्टेंट होगा नाटक के लिए, क्योंकि नाटक में क्या होता है, मंच पर मंचन होता है, डायलॉग होते हैं। अगर ये नाटक आपने कभी नहीं देखा है तो आप सीरियल, उसको भी तो नाटक ही कहा जाता है हिंदी में, तो जो आपके टीवी चैनल पर आते हैं उसे आप देखिए, उसमें भी तो संवाद का प्रयोग किया जाता है, ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। तो एक स्टोरी सोच ली जाती है, फिर उसे परिवर्तित किया जाता है इन सारी चीज़ों में। तो जो संवाद है उसका निर्धारण कैसे किया जाए, क्योंकि लेखक क्या है, संवाद नहीं लिखता है, तो फिर किस प्रकार से जो है संवाद को नाटक में शामिल किया जाए। तो इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली शर्त ये होती है, क्योंकि अगर लेखक ने संवाद नहीं दिए हैं तो उसका लिखने का काम होता है। पहली बात तो अगर नाटक आप तैयार कर रहे हैं तो आपको क्या है, संवाद लिखने होंगे। अब संवाद लिखने हैं ये बात हमें समझ में आ गई है, पर संवाद लिखने के लिए कुछ शर्तें भी होंगी। ऐसे तो नहीं आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिखते जाएंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ शर्तें होंगी। पहली शर्त ये है इसमें कि जो नए संवाद लिखे जाएंगे वो कहानी के जो मूल संवाद होंगे उससे अलग नहीं होंगे, यानी कि मेल खाते होने चाहिए। कहानी, जो भी कहानी है उसमें जो भी डायलॉग, एक दो डायलॉग दे दिए जाते हैं, जो संवाद होते हैं या फिर जो स्टोरी है, कहानी की कथा वस्तु है, उससे अलग नहीं होने चाहिए संवाद। ये पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त ये है कि जो लिखे हुए जितने भी संवाद, आप जो भी संवाद लिखेंगे वो 100% क्या होना चाहिए, उनका औचित्य होना चाहिए। ऐसे नहीं अपनी मर्जी से कोई भी डायलॉग लिख दिया, वो कथा वस्तु से जुड़े हुए होने चाहिए। जहाँ पर जिस संवाद की ज़रूरत है वो वहीं पर उपलब्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई बात चल रही है और बीच में से आप कोई अलग सी बात उठा कर लेके आ जाते हैं संवाद के रूप में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसका औचित्य भी होना चाहिए। तीसरी बात ये ध्यान रखनी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जब आप कहानी को नाटक में परिवर्तित करते हैं और संवाद उसका लेखन करते हैं, संवाद का लेखन, तो आपको ध्यान रखना है जो संवाद हैं वो छोटे होने चाहिए, प्रभावशाली होने चाहिए और आम बोलचाल की भाषा वाले होने चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। छोटे संवादों की क्यों ज़रूरत है, जब नाटक मंच पे प्रस्तुत होता है तो क्योंकि जब कहानी लिखी जाती है तो लेखक लंबी चौड़ी बातें लिख सकता है, हम उसे पढ़ते हैं तो हम 2 बारी पढ़ सकते हैं, 3 बारी पढ़ सकते हैं, वो हमारी मर्जी है अगर हमें समझ में ना आए तो। पर जब नाटक मंच पर प्रस्तुत होता है तो छोटे छोटे संवाद ही बोलने चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबे चौड़ी बात कह दी तो सोचते ही रह जाएंगे दर्शक, जो बैठे होते हैं दर्शकगण, वो सोचते रह जाएंगे क्या बात कही है। आम बोलचाल की भाषा के क्यों होनी चाहिए, अगर जो नाटक है अगर उसकी भाषा ही समझ में नहीं आएगी तो कौन देखने आएगा उसे। तो ये जो है कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब आगे देखिए और किन बातों का ध्यान रखना है। आगे है चरित्र चित्रण का रूपांतरण। अब जो चरित्र चित्रण है उसका भी रूपांतरण किया जाता है। चरित्र चित्रण क्या होता है, पहनावा या फिर किसका चरित्र कैसा है उसे दिखाना। तो ये चरित्र चित्रण किस प्रकार से हम उसका बदलाव कर सकते हैं कहानी से नाटक में। तो इसमें क्या है, सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है हमें कि अगर किसी भी कहानी का हम नाटक में रूपांतरण कर रहे हैं तो उसका चरित्र चित्रण जो है वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि कहानी में क्या होता है, जो पात्र हैं वो दृश्यात्मक होते हैं, यानी कि कहानी को पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है हमारी आंखों के सामने वो सारे पात्र चल रहे हैं, वो सारी कहानी दिख रही है। ये तो आपको महसूस होता होगा अगर आप कोई भी कहानी पढ़ते हैं तो। और नाटक में क्या होता है, नाटक में जो पात्र होते हैं उनके द्वारा क्या होता है, हमें दिखाया जाता है। कहानी को पढ़ने के बाद हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे सामने ऐसी चीज़ें हो रही हैं, पर नाटक में क्या है, नाटक में पात्रों के माध्यम से दिखाया जाता है उनका चरित्र चित्र। तो ये बात ध्यान रखनी है और उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो पात्र हैं उनको क्या करना है, क्योंकि कहानी में कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं बताई जाती है चरित्र चित्रण के तौर पर। जैसे कि ईदगाह जो कहानी है उसकी बात लेते हैं हम। उसमें क्या था, ईदगाह में जो हामिद है वह अपने दोस्तों के साथ
मेले में जाता है, तो हामिद को बस इतना बताया गया है कि वो मेले में जा रहा है। हामिद के जो कपड़े हैं वो नहीं बताए जा रहे हैं, पर वो जो सिचुएशन जो लेखक ने क्रिएट की है उससे हमें पता चल रहा है कि हामिद बहुत गरीब होगा और उसके जो बाकी दोस्त हैं वो अमीर होंगे। ये बात हमें समझ में आ रही है। पर अगर नाटक है, नाटक में हमें छोटी सी बड़ी चीज़ को भी दिखाना पड़ता है। नाटक में कैसे समझ में आएगा कि जो हामिद है वो गरीब और उसके दोस्त अमीर है? उनके पहनावे से समझ में आएगा। अगर आप कोई मूवी देखते हैं, कोई नाटक देखते हैं, तो उसमें कैसे समझ में आता है? जब आपको पता चलता है कि सामने वाले ने कपड़े कैसे पहन रखे हैं, तो उससे आपको आइडिया लगता है। तो इसी प्रकार हामिद, हम सोच सकते हैं अगर नाटक बनाना है ईदगाह का, तो हम क्या कर सकते हैं? हामिद के फटे हुए जूते दिखा सकते हैं, कपड़े फटे हुए दिखा सकते हैं, और बाकी दोस्तों के कपड़े अच्छे दिखा सकते हैं। इससे उसकी आर्थिक स्थिति का पता लग सकता है। तो पात्रों के माध्यम से हम चरित्र चित्रण कर सकते हैं उनके पहनावे के तौर पर। तो ये हो गया नाटक और कहानी के बीच में कि कहानी में क्या चीज़ें होती हैं, तो कहानी से नाटक बदलना है तो इस बात का ध्यान रखना होगा चरित्र चित्रण को लेकर। अगला देखिए, अगला है अभिनय। अब ये अभिनय, अभिनय क्या होता है? अभिनय को अगर आप समझे एक वर्ड में, तो ये होती है एक्टिंग। यानी कि जो कहानी होती है उसमें किसी प्रकार की जो एक्टिंग है वो नहीं दिखाई जाती है, पर नाटक में एक्टिंग का होना, अभिनय का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभिनय कौन करवाता है? निर्देशक का काम होता है अभिनय करवाना। तो अभिनय अगर हम वैसे देखें, अभिनय कौन करेगा? पात्र ही करेंगे। जैसे कि अगर आप देखते हैं मूवीज़ में हीरो हीरोइन होते हैं, वही एक्टिंग करते हैं। तो जो अभिनय है उसका प्रभाव सीधे तौर पर लगता है। जैसे कि अगर कोई सीरियस बात है तो उनकी भुजाएं चढ़ जाती हैं, आँखों पर त्योड़ी आ जाती है, माथे पर त्योड़ी आ जाती है, और इसी प्रकार से। पर अगर जो लेखक कहानी में जो भी चीज़ लिखता है उसमें शायद वो लिखे ऐसी बातें, और अगर वह लिख रहा है तो वो तो केवल पढ़ना होगा हमें। पर नाटक में क्या है? नाटक में पात्रों को ऐसा रोल निभाना होगा। तो ये होगा कहानी से नाटक में परिवर्तन। जैसे कि लेखक ने लिख दिया कि गुस्से में आकर उसकी बाहें चौड़ी हो गई, उसके माथे पे त्योड़ी आ गई और उसका मुंह चिकड़ गया। तो इस चीज़ को लिख दिया गया है। अब उसे क्या है? मंच पर प्रस्तुत करना है, तो उसे किस प्रकार से दिखाया जाएगा? पात्रों के माध्यम से दिखाया जाएगा। पात्र क्या है? अपने रोल के हिसाब से एक्टिंग करेंगे, अभिनय करेंगे। और इसका निर्देश कौन देगा? निर्देशक देगा कि इसको ये काम करना है, इसको ये काम करना है, ऐसी एक्टिंग करनी है। तो आप समझ गए होंगे। अगला देखिए, ध्वनि और प्रकाश द्वारा। अब जो ध्वनि और जो प्रकाश होता है उसके द्वारा भी क्या है? जो पात्र हैं उनके बीच में क्या है? बहुत सारे जो संवाद होते हैं। क्योंकि मैंने कहा था ध्वनि जो है, जो साउंड होती है, वो क्या है? उसके द्वारा हमें बहुत सारी बातें समझ में आती हैं। तो जो निर्देशक होता है वही निर्देश देता है कि किस प्रकार की ध्वनि होनी चाहिए, वही निर्णय लेता है कि इस प्रकार की ध्वनि का प्रयोग करना है। तो इसके द्वारा भी क्या चरित्र चित्रण गढ़ा जा सकता है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए किसी का चरित्र दिखाना है कि उसका चरित्र खराब है, तो ध्वनि के द्वारा दिखाया जा सकता है कि उसका चरित्र खराब है। तो या फिर ये दिखाना है कि कोई बहुत ज़्यादा शौक में चला गया है, तो ध्वनि इस प्रकार की यूज़ की जाएगी कि हम सबको लगे। जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा धिमता नाना, इस तरीके की जो साउंड होती है वो क्या होती है? हमें ऐसा लगता है कि इन्हें बहुत ज़्यादा शौक लगा है। तो ये हो गया। तो इस प्रकार से हम नाटक में चीज़ दिखा सकते हैं। अगला, मनोभावों का नाटकीय रूपांतरण। जो मनोभाव होते हैं यानी कि मन के जो भाव होते हैं, जैसे कहानी को अगर हम पढ़ते हैं तो लेखक उसके मन के भाव को लिख देता है, पर जो नाटक होता है उसमें मन के भाव किस प्रकार से दिखाए जाएंगे? नाटक में तो क्योंकि मन में अगर कोई व्यक्ति कुछ सोच रहा है तो उसे वह अपने मुंह से थोड़ी ना बोलता हुआ दिखाया जाएगा, फिर तो हमें ऐसा लगेगा वो सामने से ही बोल रहा है। तो इसके लिए ये मुश्किल, बस इस चीज़ में मुश्किल आती है कहानी से नाटक में परिवर्तन करने में। तो इसके लिए आजकल क्या है, बहुत सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी चल रही है। जो पात्र होता है वो स्टेज पर खड़ा होता है और एक्शन ऐसे करता है कि वो मन में कुछ सोच रहा है, और बैकग्राउंड से वॉइस जो होती है, ध्वनि जो होती है, साउंड, वो चला दी जाती है। तो इससे पता चल जाता है कि वो मन में कुछ सोच रहा है। तो इस तरीके से जो मनोभाव होते हैं उसका भी नाटकीय रूपांतरण कर दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा किस प्रकार से कहानी को नाटक में बदले या फिर रूपांतरण करे। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से पॉइंट बनाने हैं और फिर यहाँ पर
इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। और जो आपका कहानी और नाटक में समानता और असमानता का जो प्रश्न है वो पहले ही आपका कवर हो चुका है सैम्पल पेपर में, हिंदी सैम्पल पेपर में पार्ट 2 में, हिंदी सैम्पल पेपर पार्ट 2 में। तो उसे मैं आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहीं से आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताएं कैसी लगी। चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।